नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के भूगोल विषय को। आपको बता दें कि जियोग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्लास 10 की दृष्टि से, और बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क इसी से हासिल किए जाते हैं। तो बिल्कुल आज स्टार्ट करते हैं हम पहला नंबर चैप्टर, और पहले नंबर चैप्टर को सबसे पहले हम इसमें मुख्य जो परिभाषाएं होते हैं, जो एक एक या दो दो अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो आपको स्पेशल नोट्स बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक एनसीईआरटी के प्रश्नों को हम व्याख्या के सहित हल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक भाई बहन दूर दरार से जो भी हो वो इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि पार्ट 1 है और इसका नाम है संसाधन एवं विकास। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं कि संसाधन क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद विकास आप जानते ही हैं, इसके बारे में भी हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले संसाधन क्या है इसकी परिभाषा सीखना होगा, और उसके बाद से विकास क्या है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे संसाधन बढ़ता है उसी तरह से विकास बढ़ता है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ों को आपको बताएंगे और सीधा आपके ब्रेन में समाएगा चीज़। ठीक है, तो चलिए नोट्स पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला नोट्स पॉइंट आपका क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले संसाधन की परिभाषा को देखते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकृति से। तो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है। समझ रहे ना बात को, यानी जो भी प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं होती हैं वो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हैं, पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ गया, आपको याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, बस क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक, आसान कर देंगे जो भी चीज़ें होंगी उसको बहुत ही ज़्यादा। ठीक, अब अगला नंबर परिभाषा देखते हैं। अगला नंबर परिभाषा आपको क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरा नंबर जो परिभाषा है वो क्या है, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि जैव संसाधन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ना, तो इसमें क्या बताएंगे, जीवमंडल से, यानी जीव से प्राप्त संसाधन जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो जैव संसाधन कहते हैं। बिल्कुल, जैव माने जीव, जीव से जो प्राप्त होता है उसको संसाधन को हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। बस दिमाग में रखना है, आपको याद नहीं करना है कोई चीज़ें। ठीक है, रटना नहीं है, बस समझना है। तो जीव से जो प्राप्त होता है या तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो उसको हम सीधा बोलेंगे कि जैव संसाधन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कई चीज़ें हैं जिसको हम लेते हैं। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर परिभाषा की ओर। तीसरा नंबर आपका डिफिनीशन क्या होने वाला है, तो तीसरा नंबर डिफिनीशन ये है कि निर्जीव वस्तुओं से या निर्जीव वस्तुओं के द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जैव सा तो जैव संसाधन जीव से प्राप्त हुआ था, यहाँ पर निर्जीव से प्राप्त हो रहा है तो अजैव, समझ रहे ना, बिना जीव के, तो यहाँ पर अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो ये भी हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और अगले नोट पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पर कि वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जाता है या बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिसमें पुनः बनाया जा सके उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय। ये बस दिमाग में ये रखना है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आप सीधा बताएंगे कि जिसको पुनः दोबारा बनाया जाए, समझ रहे ना, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, नवीकरणीय संसाधन। बस ये बातें दिमाग में आपको रखना है, कोई दूसरा नहीं। ठीक, अब उसके बाद आते हैं अगले नंबर आपको नोट पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर है अगला नंबर है वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे या भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है
अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब एक बार से दूसरा बार अगर प्रयोग हो जाता है कोई वस्तु का, समझ रहे ना, किसी यांत्रिक प्रक्रियाओं का, तो उसको हम बोलते हैं क्या, तो नवीकरणीय संसाधन। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो यानी कहने का मतलब एक ही बार प्रयोग होगा, पुनः प्रयोग नहीं हो गया, पुनः उपयोग में नहीं आएगा, तो उसको हम बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो बस दिमाग में बैठाना है, आपको याद नहीं करना है। अगर याद करना होता तो आप चुपचाप पढ़कर ही याद कर लेते, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है, चीज़ों को समझना है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले नोट पॉइंट्स को आपको बताने का काम करते हैं। अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। देखिए, निजी का मतलब यानी कहने का मतलब जो स्वयं हो, अपने आप में हो, ठीक है। यहाँ पर निजी स्वामित्व यानी जिस पर मतलब स्वयं का अधिकार हो, अपने आप का अधिकार हो, किसी दूसरे का अधिकार न हो, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, वो मोबाइल है तो आपके पास रहता है ना फ़ोन जो है, तो बिल्कुल आपका व्यक्तिगत फ़ोन है, ठीक। तो उसी तरह से निजी स्वामित्व हो, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, ठीक। दिमाग में आ रहा है बातें। अब आगे बढ़ते हैं, अगले नोट पॉइंट को देखते हैं। अगला नोट पॉइंट क्या है कि वे, यहाँ पर देख पा रहे हैं, वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, यानी सभी लोग, सार्वजनिक होता हो, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना। समुदाय का मतलब ही होता है लोग, यानी जो भी संसाधन हो उसको अगर सब लोग करते हैं यूज, तो उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। बिल्कुल। आगे अगला नंबर परिभाषा आपका हो जाता है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, यानी राष्ट्र जो है हमारा उसके भौगोलिक सीमा के भीतर हो, तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। समझ आ रहा है ना बात। यानी राष्ट्र में के अंदर हो तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। और व्यक्तिगत, यहाँ पर दे रहा है व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा यहाँ पर अधिकृत किया जा सकता है। बिल्कुल। अब ये बातें आप बिल्कुल दिमाग में अपने बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न मतलब आ चुके हैं और एक मार्क्स के मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इससे भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, बस आपको क्या करना है, तो दिमाग में बनाए रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे संसाधन, यहाँ पर दे रहा है वे संसाधन तो किस क्षेत्र में कह रहा है कि विद्यमान हो, तो ठीक है, विद्वान तो है परंतु इसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये आपसे पूछा जाएगा कि संभावी संसाधन क्या है, तो आप बस यही बताइएगा कि कोई भी मान लीजिए कि संसाधन है, समझ रहे हैं, आपके क्षेत्र में और उसका उपयोग नहीं है, तो उसको कहेंगे संभावी संसाधन। यानी संसाधन तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे संभावी संसाधन। बिल्कुल दिमाग में ये रहे। फिर अगला है वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी उसके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें हम बोलते हैं विकसित संसाधन। समझ रहे ना। यानी ऐसा संसाधन जिसका मतलब सर्वेक्षण हो गया है, जांच पड़ताल हो गया है, ठीक है, और उसका उपयोग भी, उसकी गुणवत्ता का भी जांच हो गया है, कि मात्रा का भी ज्ञान हो गया है, या समझ रहे हैं, सब कुछ निर्धारित है, तो उन्हें बोलते हैं विकसित संसाधन। समझ आ रहा है बात, विकसित संसाधन, ठीक। अब ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं पूरे चैप्टर्स के मतलब एक एक परिभाषा को हम लेंगे और नोट्स पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है कि प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह से विकसित न होने के कारण पहुँच के बाहर है, भंडार कहलाते हैं। चलिए, अब भंडार किसे कहते हैं, मान लीजिए कि ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाए कि भंडार क्या है, तो भंडार की बातें आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, समझ रहे ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रकृति में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। यानी आवश्यकताओं, वो पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को तो पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने के कारण पूरी तरह से विकसित न होते हैं। समझ रहे ना, या पहुँच के बाहर होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं भंडारण। समझ रहे ना, रख देते हैं बस। अगला क्या है आपका, तो अगला यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं फैक्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सतत पोषीय विकास, इस तरीके, यहाँ पर सतत पोषीय विकास क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो कहेंगे इस तरीके से
विकास किया जाए जिसमें यानी जिससे पर्यावरण को हानि न पहुँचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। यानी कहने का मतलब सतत पोषीय विकास क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप विकास तो कीजिए, ठीक है, लेकिन पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई हानि न हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी कोई अवहेलना न हो, तो उसको हम बोलते हैं सतत पोषीय विकास। ठीक, राइट। बस दिमाग में बनाना है, आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस ब्रेन में रखना है, आए जैसे आए खटाखट आप एग्जाम में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे और भी चीज़ें हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर संसाधन नियोजन, यानी आपसे पूछा जाएगा संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन का मतलब बचाव करना। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके उसको हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। ठीक है, तो संसाधन नियोजन आपसे पूछा जाएगा तो बस आप यही बताइएगा कि ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों को उचित प्रयोग ये सुनिश्चित किया जा सके उसको हम बोलते हैं संसाधन नियोजन। उसके बाद संसाधन संरक्षण आता है हेडिंग। ठीक है, संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधनों का यहाँ पर न्याय संगत, संसाधनों का न्याय संगत तथा यहाँ पर योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो उसको हम बोलते हैं संसाधन संरक्षण। यानी कुल मिला जुला के जो संसाधन है आपके पास उसको सुरक्षित रखना, ठीक है, उसका रक्षा करना ही संसाधन रक्षण कहलाता है। ठीक है, फिर आगे अगले हेडिंग आपको क्या है, अगला डिफिनीशन क्या है, तो यहाँ भूमि निम्नीकरण। ठीक है, ये आपको हेडिंग मिलेगा। भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे आपको दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि विभिन्न प्रकृति तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना। देखिए, यानी कहने का मतलब जो भी प्रकृति तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह जाना, यानी जिस पर खेती बाड़ी न किया जा सके ऐसा ज़मीन हो, भूमि हो, तो उसको हम बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। ठीक है, यानी भूमि का नुकसान एक तरह से कहा जा सकता है। फिर आपका अगला हेडिंग आएगा कि निवल, ठीक है, अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो इसको हम कैसे मतलब परिभाषित कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ वह क्षेत्र जहाँ यानी वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, समझ रहे ना, उसको हम बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहेंगे, यानी जहाँ पर कहने का मतलब बोया जा रहा होगा वह क्षेत्र जहाँ पर क्या किया जाता है, खेती किया जा रहा होगा, तो उसको बोलेंगे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र। फिर आएगा कि कुल बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र क्या है, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना, समझ रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कुल बोया गया क्षेत्र। अब प्रति भूमि क्या है, आप जैसे मान लीजिए कि कई जगह ये एग्जाम में देखे हैं कि पूछा भी गया है कि प्रति भूमि क्या है, तो वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिए जाता है उसको हम बोलते हैं प्रति भूमि। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब जो भी हैं ये नोट पॉइंट्स बन के आते हैं और उसके बाद से इम्पोर्टेंट चीज़ें ये बनते हैं। अब बंजर भूमि क्या है, जैसे आपसे सिंपल एक एक अंक के परीक्षा में आते हैं ये, तो वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी रेतीली अथवा यहाँ पर दलदली होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। बंजर भूमि के बारे में आप बिल्कुल जान चुके हैं कि जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है उसको हम बोलते हैं बंजर भूमि, बिल्कुल। अब उसके बाद लेटराइट, ठीक है, लेटराइट मृदा क्या है, लेटराइट मृदा को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टियों की ऊपरी परत के तेज़ी से यानी कसाव से निर्मित मृदा को हम बोलते हैं लेटराइट मृदा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अधिक वर्षा होता है तो मिट्टी क्या होती है, उसकी ऊपरी परत जो होता है वह तेज़ी से क्या होता है, कटाव होता है उसका, और कटाव होकर के क्या होता है, इधर उधर बिखरने लगता है, तो उसको बोलते हैं लेटराइट मृदा, उस मृदा को ही। ठीक है, अब फिर बोलेंगे मृदा अपरदन क्या है, जैसे मान लीजिए मृदा अपरदन शब्द आ जाए, ऐसे मतलब परिभाषा आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो प्राकृतिक कारकों
या द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना। यानी कहने का मतलब मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि एक स्थान से मृदा दूसरे स्थान तक जाना, अगर जा रहा हो तो उसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो मृदा अपरदन को आप जान गए बहुत ही अच्छे तरह से। फिर आते हैं अगला नंबर की ओर। यहाँ पर अगला नंबर दिया जा रहा है उत्खात, यानी उत्खात भूमि। उत्खात भूमि का नाम सुने होंगे, तो इसको कैसे बताएंगे? तो प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हवाएं तेज चलती हैं उसको हम बोलते हैं पवन। ठीक है, और उसके बाद से आप देखते हैं कि प्रवाहित जल, अगर जल बहता है तो उसमें भी कुछ मतलब हवा में और जल में दोनों में क्या होते हैं, कुछ मिट्टी मृदा जो होती हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? तो उत्खात भूमि। ठीक है, बिल्कुल। उत्खात भूमि का मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक उड़ करके आना, या हवाओं के माध्यम से या प्रवाहित जल के माध्यम से। ठीक है, तो आशा और विश्वास करते हैं कि मतलब ये पहला नंबर चैप्टर जो आपका था उसका नोट्स पॉइंट्स एक तरह से हमने कंप्लीट किया, आपको पूर्णतया समझाने का प्रयास किया। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी हो अन्य भाई बहनों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकें। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।